प्रोटॉन बंधुता का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटॉन एफिनिटी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अम्ल और क्षार की प्रोटॉन बंधुता का निर्धारण किस तरह से किया जाता है। प्रोटॉन बंधुता का निर्धारण जानने से पहले यह आवश्यक हो जाता है कि हम ये जानें कि प्रोटॉन बंधुता है क्या। व्हाट इज प्रोटॉन एफिनिटी? कोई भी जब न्यूट्रल एटम हो या कोई मॉलिक्यूल हो और वो जब किसी प्रोटॉन से अभिक्रिया करता है गैसीय अवस्था में, तो गैसीय अवस्था में जब भी कोई न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल किसी प्रोटॉन से अभिक्रिया करता है तो उस अभिक्रिया की जो एंथैल्पी में जो परिवर्तन हुआ है, जो एंथैल्पी में चेंज हुआ है, वह उस न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल का जो एनायन है उसका ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अन्य शब्दों में कहें कि किसी अभिक्रिया में जो एंथैल्पी में परिवर्तन हो रहा है उसका जो ऋणात्मक, उसका जो उल्टा है, उसका जो नेगेटिव हिस्सा है, उसे हम उसके जो एनायन है उस मॉलिक्यूल का या न्यूट्रल एटम का, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या प्रोटॉन बंधुता कहते हैं। अब अम्ल और क्षारों की प्रोटॉन बंधुता कैसे ज्ञात करें, इस पर चर्चा करते हैं। अम्ल और क्षारों की प्रोटॉन बंधुता ज्ञात करने के लिए कई सारे एफर्ट्स किए गए। इन प्रयासों में कुछ गैसीय अवस्था में, कुछ अप्रोटिक सॉल्वेंट्स में और कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में किए गए। ये सारे काम इसलिए किए गए ताकि जो मीडियम है उसका इफेक्ट न्यूनतम रहे। और जब एसिड बेस की जो अभिक्रिया होती है उसकी एंथैल्पी से इसको कोरिलेट कर इनकी हम प्रबलता ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमने शुरू में भी चर्चा की थी कि जब कोई इस तरह की अभिक्रिया होती है कि कोई न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल किसी प्रोटॉन से अभिक्रिया करता है और उस अभिक्रिया में जो एंथैल्पी चेंज होता है उसका नेगेटिव उस मॉलिक्यूल या न्यूट्रल एटम के एनायन की प्रोटॉन एफिनिटी कहलाता है। अब जो प्रोटॉन एफिनिटी की जो निर्धारण की विधियां हैं इस पे बात करें। एक अभिक्रिया आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक ऋणायन और एक प्रोटॉन की अभिक्रिया होकर अम्ल HX बन रहा है और साथ में जो एनर्जी है वह P, इसको प्रोटॉन बंधुता को हमने डिनोट किया है। अब ये जो अभिक्रिया दी गई है इसका बॉर्न हेबर साइकिल बना है तो आपकी स्क्रीन पर नीचे की तरफ प्रदर्शित किया गया है। नीचे चित्र में आप देख रहे होंगे कि H और X की अभिक्रिया से HX बन रहा है। फिर H में जब आयोनाइजेशन पोटेंशियल की जब ऊर्जा दी जा रही है तो H प्लस गैस स्टेट में चेंज हो रहा है। X में जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली जो ऊर्जा है वो X माइनस में चेंज हो रहा है और फिर ये दोनों मिलकर HX बना रहे हैं। तो जो पूरा बॉर्न हेबर साइकिल है उसमें अगर एनर्जी ऊर्जाओं का योग करें तो ये होगा -D इक्वल्स टू +I, क्योंकि ये ऊर्जा हमने दी है, -E ये ऊर्जा हमें मिली है, -P ये ऊर्जा हमें मिली है। तो -D इक्वल्स टू +I -E -P, या यूं कहें कि -ΔH इक्वल्स टू, क्योंकि जो एंथैल्पी का चेंज जो है उसका ऋणात्मक वही प्रोटॉन एफिनिटी है, तो P की वैल्यू क्या है, I + D - E, इसे हम -ΔH के समतुल्य रख देंगे क्योंकि प्रोटॉन एफिनिटी का मान होता है जो एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ उसका ऋणात्मक, तो -ΔH हो गया P यहाँ पर प्रोटॉन एफिनिटी है। यदि हमें आयनन विभव I, वियोजन ऊर्जा D, डिसोसिएशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन बंधुता
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान ज्ञात हो तो इस समीकरण से किसी भी अम्ल की हम प्रोटॉन बंधुता या प्रोटॉन एफिनिटी ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं अमोनिया का। तो जो यहाँ बॉन्ड हेबर साइकिल दिखाया गया है कि किस तरह से अमोनियम क्लोराइड अमोनियम और क्लोराइड में विभक्त हो रहा है। चूंकि यह डिसोसिएट हो रहा है तो इसमें जो ऊर्जा लगी वो प्लस यू के बराबर है, और इस तरह से इसमें हमने जो पूरा बॉन्ड हेबर साइकिल चित्र में प्रदर्शित किया गया है। अब NH4Cl की जो जालक ऊर्जा है वह U है, NH3 और HCl की जो अभिक्रिया ऊष्मा है वो डेल्टा H0 है, आयनन विभव I है, क्लोरीन परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता E अगर ज्ञात हो तो हम P का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से बॉन्ड हेबर साइकिल के द्वारा हम किसी भी अम्ल या क्षार की प्रोटॉन एफिनिटी का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोटॉन एफिनिटी निर्धारण की दूसरी विधियां है उसमें डायरेक्ट हम एंथैल्पी की गणना कर लेते हैं और प्रोटॉन बंधुता ज्ञात कर लेते हैं। साधारणतः कोई रिएक्शन है उसकी जो एंथैल्पी की जो गणना है हम अलग अलग टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम प्राप्त कर उसके मान से ज्ञात कर सकते हैं। और फिर जो k जो कांस्टेंट है तो log k का 1/t के साथ में अगर एक ग्राफ खींचा जाए तो इसका जो ढाल होता है वह डेल्टा H/r के बराबर होता है। और जो इस साम्य अवस्था जो हमने प्राप्त की है उसके स्थिरांक के मान ज्ञात करने के लिए अलग अलग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड यूज कर सकते हैं। जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड हम जानते हैं कि अभिक्रिया में कोई भी क्रियाकारक और जो उत्पाद है उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो अलग अलग वेवलेंथ पे होता है, और फिर ऐसी अभिक्रिया का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान ज्ञात हो सकता है तो फिर हम प्रोटॉन बंधुता का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब एक कार्बोनिल यौगिक का जो ग्राफ है हमने यहाँ पर लिया है। तो कार्बोनिलिक यौगिक और आयोडीन की क्रिया का ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। तो जो मुक्त कार्बोनिल यौगिक जो है और जो उसका प्रोडक्ट है उसकी जो इंफ्रारेड जो कार्बोनिल आवृत्ति है उसमें फ्रीक्वेंसी उसमें अंतर आता है, जो कि आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे। और साम्य अवस्था जो आ जाएगी तो मिश्रण में दो अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं, और ये जो दो अवशोषण बैंड जो प्राप्त होते हैं जो साम्य अवस्था में मुक्त कार्बोनिल और जो प्रोडक्ट बना है उससे उसकी हम सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा जो आयोडीन के अणु जो है उनका जो अवशोषण है और जो प्रोडक्ट बना है उसका जो अवशोषण है उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने से इन दोनों की कंसंट्रेशन भी हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि प्रत्येक फ्रीक्वेंसी पर और जो प्रत्येक स्पीसीज जो हमारे पास है जैसे कि आयोडीन है और उसका उत्पाद है उनकी अगर हमें ऑब्जर्वेंस ज्ञात हो तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि किस आवृत्ति पर कितना ऑब्जर्वेंस हो रहा है। और जब मुक्त अम्ल और क्षार हो तो उसका ऑब्जर्वेंस ज्ञात करना, उसका जो अवशोषण क्षमता ज्ञात करना और भी अधिक सरल होता है। यदि भिन्न भिन्न सांद्रताओं के अम्ल और क्षार लें और उसके इक्विलिब्रियम का अगर हम अध्ययन करें, उसकी स्टडी करें तो हम दो समीकरण प्राप्त कर सकते हैं और उससे हम अज्ञात k और a का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यह तो जो विधि थी कि किस तरह से हम एंथैल्पी के मान से प्रोटॉन बंधुता ज्ञात कर सकते हैं, और एंथैल्पी का मान हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रोटॉन बंधुता ज्ञात करने की एक अन्य विधि की बात करते हैं जिसे ड्रैगो ने दिया था, जिसे हम ड्रैगो की विधि कहते हैं। तो ड्रैगो और उसके साथियों द्वारा यह विधि बताई गई थी। उनके अनुसार एस कैरेक्टर और जो NMR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका जो कम्पलिंग कांस्टेंट है उसके मध्य में एक रिलेशन होता है। तो ड्रैगो ने यह बताया कि किसी भी पदार्थ का जो उसका जो एस कैरेक्टर है और जो उसका NMR का कपलिंग कांस्टेंट है उनके बीच में एक रिलेशन होता है।
और किसी अभिक्रिया की जो एंथैल्पी को अगर प्रदर्शित करना हो तो उसके लिए जो इक्वेशन दी वह आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि माइनस डेल्टा एच इक्वल्स टू ई ए ई बी प्लस सी ए सी बी। तो डेल्टा एच तो क्या है, एंथैल्पी है जब अम्ल और क्षार से जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे, और ई ए सी ए अम्ल के पैरामीटर्स हैं जबकि ई बी सी बी बेस के पैरामीटर्स हैं। और जब डेल्टा एच का अगर मान ज्ञात हो जाए तो उसका जो ऋणात्मक मान है वह प्रोटॉन बंधुता होगा। यह इक्वेशन में जो आप पैरामीटर ई देख रहे हैं वह किसी भी प्रजाति के स्थिर वैद्युत क्रिया के प्रति सुग्राहिता को प्रदर्शित करता है, जबकि जो सी है वह सहसंयोजकता बंध बनाने के प्रति सुग्राहिता को व्यक्त करता है। तो ई एसिड की स्थिर वैद्युत क्रिया के प्रति सुग्राहिता दर्शा रहा है, जबकि ई बी जो क्षार है हमारा जो बेस है उसका स्थिर विद्युत क्रिया के प्रति सुग्राहिता को प्रदर्शित कर रहा है। सिमिलरली सी एसिड के सहसंयोजक बंध बनाने की सुग्राहिता को और सी बी बेस के सहसंयोजकता बंध बनाने की सुग्राहिता को प्रदर्शित करता है। इससे यह भी स्पष्ट है कि ऐसे एसिड जो स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंध बनाते हैं तो वे स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा जो क्षार है उनके साथ ही स्थायी प्रोडक्ट देंगे। सिमिलरली जो सहसंयोजकता बंध से बने एसिड हैं वे उन्हीं क्षार के साथ में स्थायी प्रोडक्ट देंगे जो कि खुद सहसंयोजक बंध से बने हों। अब यहाँ एक उदाहरण से इन चीजों को और स्पष्ट करते हैं। यहाँ पेरिडीन के लिए ई और सी के मान दिए गए हैं, आयोडीन के लिए ई और सी के मान दिए गए हैं। तो डेल्टा एच का जो हमने सूत्र पर भी पढ़ा था ई ए ई बी प्लस सी ए सी बी, इस मान को जब हमने जो पेरिडीन और आयोडीन के मान हमने इसमें रख दिए तो हमें जो उत्तर प्राप्त हो रहा है थ्योरेटिकल 7.57 किलो कैलोरी पर मोल आ रहा है, जबकि प्रायोगिक रूप से ये मान 7.8 किलो कैलोरी पर मोल प्राप्त होता है। अब यदि एक या दोनों ही प्रजातियां जो कि हम जिसके बीच में विक्रिया हो रही है आवेशित हो तो इलेक्ट्रॉन घनत्व के ऋण से धन की ओर स्थानांतरण से जो है हमारा उत्पाद बनता है। इस क्रिया में कुछ ऊर्जा मुक्त होती है जो आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता से संबंधित होती है। तो ऐसी स्थिति में हम ये जो समीकरण था हमारा कि माइनस डेल्टा एच इक्वल्स टू ई ए ई बी प्लस सी ए सी बी इसे प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक प्रजाति अगर आवेशित होगी तो जो प्रोडक्ट बनेगा वह इलेक्ट्रॉन जो घनत्व है उसका नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ट्रांसफर से ही उत्पाद बन जाएगा। तो ऐसे में फिर जो ड्रैगो का जो ये समीकरण था कि माइनस डेल्टा एच इक्वल्स टू ई ए ई बी प्लस सी ए सी बी प्रयुक्त नहीं किया सकता। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक नई टर्म को भी इंट्रोड्यूस किया गया जिसे क्रोइजर और ड्रैगो ने स्थापित किया था और इसे स्थानांतरण ऊर्जा का नाम दिया गया। तो जो ड्रैगो का समीकरण था माइनस डेल्टा एच इक्वल्स टू ई ए ई बी प्लस सी ए सी बी, उसमें संशोधन करते हुए नया समीकरण दिया गया माइनस डेल्टा एच इक्वल्स टू ई ए ई बी प्लस सी ए सी बी प्लस एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन बी। अब ये तीनों जो पैरामीटर्स हैं तो कुछ अम्ल और क्षारों के जो पैरामीटर्स हैं वो हमने यहाँ सारणी में दिए हैं कि ई सी ई ये जो पैरामीटर्स हैं अलग अलग अम्ल और क्षारों के किस तरह से होते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि प्रोटॉन एफिनिटी है क्या और किस तरह से ड्रैगो के इक्वेशन से हम प्रोटॉन एफिनिटी को ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरा कि एंथैल्पी के मान से हम किस तरह से प्रोटॉन एफिनिटी के मानों की गणना कर सकते हैं। धन्यवाद।